इतिहास की किताबों में अक्सर वही शोर दर्ज होता है जो शहरों के करीब सुनाई देता है। साल 1910, जब पूरी दुनिया रुद्रप्रयाग के आगमखोर केंदुए की दहशत से कांप रही थी, ठीक उसी वक्त अल्मोड़ा की पूर्वी सीमाओं पर एक ऐसा शैतान खामोशी से इंसानी खून पी रहा था, जिसका नाम तक किसी अखबार में नहीं आया। लोग उसे पनार का आदमखोर कहते थे। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, तो रूह कांप जाती है। रुद्रप्रयाग के तेंदुए ने 125 जानें ली थीं, लेकिन इस पनार के दरिंदे ने 400 से ज्यादा मासूमों को मौत के घाट उतारा था। चंपावत की आदमखोर शेरनी के बाद ये इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा नरसंहार था। 1905 के सरकारी रिकॉर्ड्स में मैन ईटर शब्द बड़ी मुश्किल से दर्ज किया जाता था, मानो सरकार ये मानने को तैयार ही ना हो कि उनके जंगलों में मौत नाच रही है। कुमाऊं की घाटियों में इन दो जानवरों, चंपावत और पनार ने मिलकर 836 इंसानों को निगल लिया था। सरकार के पास न तो संसाधन थे और न ही वो जिगरा जो इन पहाड़ी शैतानों का सामना कर सके। जब मैं चंपावत के खूनी खेल को खत्म करके नैनीताल लौटा, तो मेरी हालत एक विजेता जैसी नहीं थी। मैं थका हुआ था और आर्थिक तंगी मेरी गर्दन दबोच रही थी। शिकार मेरा जुनून था, पर पेट पालने के लिए मुझे काम पर लौटना पड़ा। मैं चाहकर भी फौरन पनार नहीं जा सकता था। इसी बीच मुक्तेश्वर से खबर आई कि वहां एक बाघ ने आतंक मचा रखा है। मुक्तेश्वर के उस आदमखोर को ठिकाने लगाने के बाद मेरा अगला कदम पनार की तरफ बढ़ना ही था। मैं अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर स्टफ से मिलने पहुंचा। वो एक तजुर्बेकार इंसान थे, जिन्हें उस इलाके के नक्शे और पहाड़ों की पूरी समझ थी। उन्होंने मुझे लंच पर बुलाया। खाने की मेज पर नक्शे फैले हुए थे और चर्चा गंभीर थी। लेकिन लंच खत्म होते होते स्टफ ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, कॉर्बेट, क्या तुमने अपनी वसीयत लिख दी है? अपनी सारी जिम्मेदारियां किसे सौंपनी है, ये कागज पर उतार देना। उस कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उनकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत थी। पनार का वो रास्ता मौत का रास्ता था। वसीयत तो मैंने नहीं लिखी, पर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल पड़ा। मेरे साथ मेरा वफादार नौकर और 4 मजदूर थे। 14 मील का पथरीला रास्ता तय करने के बाद हम खैरना नाम की जगह पहुंचे। रात होने को थी। हमें एक पुरानी जर्जर इमारत दिखी। बिखरे हुए कागज के टुकड़े और टूटी हुई खिड़कियों को देखकर अंदाजा हुआ कि ये कभी कोई स्कूल रहा होगा। स्कूल के दरवाजे बंद थे, तो हमने उसके 20 स्क्वायर फीट के खुले अहाते में रात गुजारने का फैसला किया। इसके 3 तरफ सिर्फ 2 फीट ऊंची दीवार थी। एक तेंदुआ इसे एक छलांग में पार कर सकता था। आग जलाई गई। लकड़ियों के चटकने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। मेरा रसोइया रात के खाने के लिए एक बकरे की एक टांग लेकर आया था। उसने दीवार पर एक पुराना अखबार बिछाया और उस मटन को वहीं रख दिया। मैं स्कूल के बंद दरवाजे से अपनी पीठ टिकाकर बैठा अपनी पाइप सुलगा रहा था। तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी। जहां मटन रखा था, ठीक उसके किनारे से एक तेंदुए का चेहरा ऊपर आया। उसकी आंखें मशाल की रोशनी में अंगारों जैसी चमक रही थीं। मैं बिल्कुल पत्थर की तरह जम गया। जैसे ही मेरा नौकर आग सुलगाने के लिए कुछ कदम दूर हटा, तेंदुए ने एक बिजली जैसी फुर्ती दिखाई। उसने वो टांग उठाई और पलक झपकते ही अंधेरे में ओझल हो गया। अखबार टांग के साथ ही लिपट कर चला गया था। भागते वक्त कागज के खड़खड़ाने की आवाज आई तो मेरा रसोइया चिल्लाया, कुत्ता मीट ले गया। वो उसके पीछे डंडा लेकर दौड़ा, पर जैसे ही उसे झाड़ियों में तेंदुए की परछाई दिखी, उसकी चीख निकल गई। वो वापस मेरी तरफ ऐसे भागा जैसे साक्षात यमराज उसके पीछे हूं। वो मुझे हमेशा से आधा पागल समझता था, पर उस रात जब मैंने उसे खाली पेट। अगली सुबह हम खैरना से निकले। धूप तेज थी, पर हमारे इरादे उससे भी सख्त। लंच के लिए हम लगारा में रुके और शाम ढलते ढलते हम डोल डाक घर पहुंच गए। ये जगह पनार की आदमखोर के इलाके की सरहद थी। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा भारीपन था। अपने आदमियों को टूरिस्ट बंगले में छोड़कर मैं अकेले ही आसपास के गांवों की टोह लेने निकल पड़ा। मैं एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते की पगडंडियों पर मेरी नजरें सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थीं, उस आदमखोर के पंजों के निशान। शाम होते होते मैं एक ऐसी ढलान पर पहुंचा जहां एक अलग थलग झोपड़ी बनी थी। उसकी छत पर स्लेट के पत्थर लगे थे और चारों तरफ उबड़ खाबड़ खेत और घनी झाड़ियां थीं। जैसे ही मैं उस घर की तरफ मुड़ने वाले रास्ते पर आया, मिट्टी पर उभरे एक विशाल तेंदुए के ताजा निशानों ने मेरे कान खड़े कर दिए। शिकारी आसपास ही था। तभी उस मकान की बालकनी में एक हलचल हुई। एक जवान आदमी, जिसकी उम्र मुश्किल से 22 साल रही होगी, लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरा और लड़खड़ाते कदमों से मेरी तरफ दौड़ा। उसके चेहरे पर जो खौफ था, उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। उसने सुबकते हुए जो कहानी सुनाई, उसने मेरा कलेजा चीर दिया। अप्रैल की वो बेहद गर्म रात थी।
वो और उसकी 18 साल की पत्नी उस इकलौते कमरे में सो रहे थे। गर्मी की वजह से उन्होंने दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया था। आधी रात को वो दरिंदा बालकनी से चढ़कर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसने सोती हुई उस लड़की को गले से दबोच लिया और उसे फर्श पर घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। लड़की का सर दरवाजे से बाहर निकल चुका था। उसकी आंखें फटी थीं और गला दबने की वजह से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। आखिरी लम्हे में उसने अपने पति का हाथ जकड़ लिया। पति ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपनी तरफ खींचा। तेंदुआ अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लड़की के सीने में अपने पंजे गहरे गड़ा दिए। झटके के साथ तेंदुआ पीछे हटा और लड़की छूट गई। लेकिन वो रात उस जोड़े के लिए खत्म नहीं हुई थी। पूरी रात वो दोनों कमरे के कोने में दुबके रहे और वो आदमखोर बाहर खड़ा होकर पूरी रात दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता रहा। सुबह तक उस अंधेरी और गर्म कोठरी में लड़की के जख्मों में जहर भर चुका था। मक्खियां उन गहरे जख्मों पर भिनभिना रही थीं। वो लड़की अब बेहोश थी और उसकी मौत तय थी। अल्मोड़ा यहां से 25 मील दूर था। उस लड़की को उस हाल में छोड़कर मदद के लिए भागना बेवकूफी थी। मैंने तय किया कि मैं उसी रात वहीं रुकूंगा और उस तेंदुए का इंतजार करूंगा। कमरा इतना छोटा और गर्म था कि वहां से उठने वाली सड़न और मौत की बू के बीच खड़ा रहना नामुमकिन था। मैंने घर के नीचे बनी लकड़ी रखने की जगह, जो मुश्किल से 4 फीट ऊंची और चौड़ी थी, उसे खाली करवाया। रात का अंधेरा गहराने लगा था। मैंने उस आदमी से कहा, कमरे का दरवाजा खुला रखना और अंदर बैठना। उसने कांपते हुए कहा, साहब, वो आपको मार डालेगा। मैंने बस इतना कहा, अगर उसने मुझे मारा तो तुम फौरन दरवाजा बंद कर लेना। चांदनी रात थी, पर पहाड़ों की ओट में चांद देर से निकलने वाला था। वही वक्त सबसे खतरनाक था। मैं उस तंग लकड़ी रखने की जगह में अपनी राइफल थामे पत्थर की मूरत बन गया। अचानक एक सियार ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया। ये अलार्म कॉल थी। सियार तभी चिल्लाता है जब वो मौत को अपनी आंखों के सामने देखता है। मुझे पता था कि वो आदमखोर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा है। मेरी सांसें रुक गई थीं और कान उस तेंदुए की हल्की सी आहट सुनने के लिए बेताब थे। चांद आसमान में आ चुका था। पहाड़ की परछाइयां अब लंबी होकर मेरी तरफ बढ़ रही थीं। हर हिलती हुई परछाई मुझे वो तेंदुआ लग रहा था। लकड़ी रखने की जगह के अंदर से उस लड़की की छटपटाती हुई सांसों की आवाज आ रही थी। हर सांस एक संघर्ष थी। मिनट घंटों में बदल रहे थे। मुझे अपनी हड्डियों में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं घंटों से बिना हिले डुले एक ही पोजीशन में बैठा था। पूरी रात गुजर गई, पर वो तेंदुआ नहीं आया। शायद वो दूर झाड़ियों में बैठकर मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा था। सूरज की पहली किरण के साथ ही वो खौफनाक इंतजार खत्म हुआ। मैं उस लकड़ी रखने की जगह से बाहर निकला, अपने शरीर को सीधा किया और उस मरती हुई लड़की और उसके बेबस पति को आखिरी बार देखा। मुझे पता था कि अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा तो यहाँ सिर्फ मातम होगा। मैं भारी मन से डोल डाक बंगले की तरफ निकल पड़ा। डोल डाक बंगले की ओर लौटते हुए मेरा मन उन खौफनाक यादों में उलझा हुआ था। अभी मैं आधे रास्ते ही पहुंचा था कि मुझे मेरे आदमी मिल गए। वे मेरी खैरियत जानने के लिए सारा सामान समेटकर निकल पड़े थे। तभी मुझे रोड ओवरसियर दिखा, जो अपने भूटिया घोड़े पर सवार होकर चला आ रहा था। मैंने फौरन कागज निकाला और डिप्टी कमिश्नर स्टिफ के नाम एक पैगाम लिखा। उसमें उस लड़की की हालत और फौरन दवाइयां भेजने की इल्तिजा थी। कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि स्टफ ने दवाइयां तो भेजी थीं, पर कुदरत का फैसला कुछ और ही था। जब तक मदद उस झोंपड़ी तक पहुंचती, उस 18 साल की मासूम के दुखों का अंत हो चुका था। वो मर चुकी थी। उसी ओवरसियर ने मुझे एक और खबर दी। देवीधुरा मंदिर के पास तेंदुए ने एक और इंसान को मार गिराया है। उसने चेतावनी दी कि ये तेंदुआ कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि साक्षात शैतान है। मैंने उस वक्त तय कर लिया कि अब आर या पार की लड़ाई होगी। सितंबर का महीना आ गया था। मूसलाधार बारिश हो रही थी जब मैं दोबारा नैनीताल से निकला। 25 मील की दूरी तय कर हम अल्मोड़ा पहुंचे। हमारी हड्डियां तक भीग चुकी थीं। मेरे पास पहनने को एक भी सूखा कपड़ा नहीं था। स्टफ के पास जाने के बजाय मैं डाक बंगले में रुका। वहां 2 कमरों में आग जलाई गई। एक कमरे में मेरे कपड़े सूख रहे थे और दूसरे में मैं मौत की नींद सोया था। अगले दिन सुबह हमारे पुराने मिस्त्री पनवा ने हमसे जुड़ने की गुजारिश की। पनवा का घर पनार वैली में ही था और वो इस आदमखोर के डर से अकेले घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हम चौथे दिन पास के दूसरे गांव पहुंचे। वहां के मुखिया ने बताया कि सनौली गांव में एक और शिकार हुआ है, पर पनार नदी इस वक्त बाढ़ पर है। मुखिया ने मुझे ऊपरी मंजिल के कमरे देने चाहे, पर मैंने नीचे का एक खाली कमरा चुना। कमरे में दरवाजा नहीं था, पर मुझे लगा कि नदी की बाढ़ की वजह से तेंदुआ इधर नहीं आएगा। रात गुजरी और जैसे ही सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई, मेरी आंखें खुली। मेरे बिस्तर के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, साहब, उम्मीद है आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। वो कमरा उसी का था।
जैसे ही रोशनी उस आदमी के चेहरे पर पड़ी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसे लेप्रेसी की भयंकर बीमारी थी। उसके हाथ पांव गल रहे थे। कुमाऊं में लेप्रेसी एक अभिशाप मानी जाती थी। मुझे अपने आप से घिनाने लगी कि मैं पूरी रात उस संक्रमण के बीच सोया था। मैंने फौरन गांव छोड़ा और एक पहाड़ी झरने पर पहुंचकर कार्बोलिक साबुन से अपने शरीर और कपड़ों को इतनी बेरहमी से रगड़ा कि मेरी खाल तक छिल गई। उस दिन मैंने अपनी शिकारी भूख तभी महसूस की जब मैंने खुद को पूरी तरह साफ कर लिया। हमारा गाइड 4.5 फीट का एक बौना आदमी था, जिसके छोटे छोटे पैर पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ही बने थे। उसने हमें सीधा रास्ता बताया था, पर ले गया ऐसी कड़ी चढ़ाइयों पर जहां सूरज हमारी खाल जला रहा था। जब हम पनार नदी के तट पर पहुंचे तो मंजर खौफनाक था। नदी अपनी मर्यादा लांघ चुकी थी। मटमैला पानी गरज रहा था। गाइड ने कहा रास्ता सुरक्षित है। जब मैंने पानी में पैर रखा तो तलवों के नीचे नुकीले पत्थर किसी आरी की तरह चुभ रहे थे। हम किसी तरह बीच धार को पार कर गए, पर तभी पीछे से एक चीख सुनाई दी। वो छोटा गाइड लहरों के साथ बहने लगा था। पानी उसकी कमर के ऊपर निकल गया था और वो डूब रहा था। इससे पहले कि वो गहरे पानी में गुम हो जाता, पनवा बिजली की गति से फिसलन भरी चट्टानों पर दौड़ा। उसने नदी की ओर झुककर उस बहते हुए आदमी को उसके लंबे बालों से दबोच लिया। बड़ी मशक्कत के बाद उसे किनारे लाया गया। वो गाइड एक भीगे हुए चूहे की तरह कांप रहा था। मैंने पनवा की पीठ थपथपाई और कहा, पनवा, तुमने कमाल कर दिया, एक जान बचा ली। पनवा ने गीले बालों को झटकते हुए कहा, साहब, मैंने उसकी जान नहीं बचाई, मैंने अपना वो भारी कोट बचाया है जो उसकी पीठ पर बंधा था। जान बचाने की वजह जो भी हो, पर उस दिन मौत हमें छूकर गुजर गई थी। उसी शाम हम सनौली गांव की सीमा में दाखिल हुए। ये एक ऐसी वैली थी जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। हमने खुले मैदान में रात बिताने का फैसला किया। जमीन गीली थी, नींद कोसों दूर थी। दोपहर होते होते हम गांव पहुंचे। सनौली के लोग हमें देखकर ऐसे रो पड़े जैसे उन्हें खुदा मिल गया हो। गांव एक ऊंची पहाड़ी पर था। नीचे उनके खेत थे और ठीक 100 गज की दूरी पर वो घना 20 एकड़ का झाड़ियों वाला जंगल था, आदमखोर का असली ठिकाना। गांव वालों ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में 4 लोगों को उसी जंगल के अंधेरे ने निगल लिया है। तेंदुआ रात को आता, शिकार उठाता और सीधे उन झाड़ियों में गायब हो जाता। अब मेरा और उस आदमखोर का सामना तय था। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे लग रहा था वो सनौली की उस शाम हवा रुक सी गई थी। गांव के लोग मेरे बरामदे के पास जमा थे। उनके चेहरों की झुर्रियों में बरसों का खौफ जमा था। उन्होंने मुझे उन 4 बदकिस्मत लोगों की निशानियां दिखाईं जिन्हें उस तेंदुए ने अपना निवाला बनाया था। शिकार करने का उसका तरीका एक जैसा था। आधी रात का सन्नाटा, एक दबी हुई चीख और फिर झाड़ियों के बीच घसीटे जाने की आवाज। मैंने अपनी 500 बोर की शॉटगन की नली साफ की और कारतूसों को चेक किया। मेरा इरादा साफ था। मैं उस आदमखोर को उसके अपने इलाके में चुनौती देने वाला था। गांव के मुखिया ने कुछ नौजवानों को मेरे साथ भेजने का फैसला किया। ये वो लोग थे जो बिना हथियारों के थे। उनके पास सिर्फ लंबी लंबी मशालें थीं। उन्होंने हाथ उठाकर कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे मेरा साथ छोड़कर नहीं भागेंगे। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहां साहस कम और मजबूरी ज्यादा थी। जैसे ही सूरज की आखिरी लालिमा पहाड़ों के पीछे डूबी, हम उस 20 एकड़ के घने झाड़ियों वाले जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल के अंदर का माहौल किसी कब्रिस्तान जैसा था। सूखे पत्तों पर हमारे कदमों की सरसराहट भी किसी धमाके जैसी गूंज रही थी। मेरे पीछे मशालों की पीली रोशनी नाच रही थी, जो पेड़ों की परछाइयों को और भी डरावना बना रही थी। हम उस जगह के करीब थे जहां आखिरी बार तेंदुए ने एक मवेशी को मारा था। अचानक जंगल का मिजाज बदल गया। लंगूरों ने ऊपर पेड़ों से चेतावनी देना शुरू किया और एक बार्किंग डियर ने अंधेरे को चीरते हुए अपनी तीखी आवाज निकाली। मेरा अनुभव कह रहा था कि आदमखोर हमें देख रहा है। वो हमारे सामने नहीं, बल्कि हमारे समानांतर झाड़ियों में चल रहा था। मशालों की रोशनी में मुझे सिर्फ घनी झाड़ियां दिख रही थीं, पर उन झाड़ियों के पीछे 2 आंखें थीं जो सही मौके का इंतजार कर रही थीं। मेरे पीछे चल रहे आदमियों की सांसें तेज हो गई थीं। उनके हाथों में थनी मशालें कांप रही थीं। तभी झाड़ियों में एक तेज हलचल हुई। वो साया इतनी रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ा कि आंखों को यकीन नहीं हुआ। आदमखोर का खौफ इंसानी रूह को सुन्न कर देता है। जैसे ही उस दरिंदे की गुर्राहट गूंजी, उन निहत्थे आदमियों का सारा साहस धुआं हो गया। मौत को इतने करीब देख वे अपनी कस्में भूल गए। उन्होंने अपनी जलती हुई मशालें वहीं पटकीं और बदहवास होकर पीछे की तरफ भागे। भागते वक्त वे एक दूसरे से टकराए। मशालें जमीन पर बिखर गईं, लेकिन किस्मत देखिए, उन गिरी हुई मशालों के ढेर ने एक तेज रोशनी पैदा की, जिसने ठीक उसी जगह को उजाले से भर दिया जहां वो तेंदुआ खड़ा था।
वो मेरे दाएं तरफ था। उसकी सुनहरी खाल पर काले चकते उस रोशनी में साफ चमक रहे थे। उसकी मांसपेशियां तन चुकी थीं और वो मुझ पर झपटने ही वाला था। मैंने अपनी शॉटगन कंधे से सटाई, एक गहरी सांस ली और निशाना उसकी चौड़ी छाती के ठीक बीच में लगाया। धाएं, एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरी घाटी को हिला दिया। धुएं का गुबार छटा तो मैंने देखा कि वो शैतान हवा में ही ढेर हो गया था। उसके पैर कुछ पल के लिए हवा में फड़फड़ाए और फिर हमेशा के लिए शांत हो गए। वो तेंदुआ जिसने 400 से ज्यादा मासूमों का खून पिया था, अब मेरे कदमों के पास मिट्टी में पड़ा था। जब बंदूक की गूंज थमी तो वे डरे हुए लोग धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकले। उनकी आवाज़ों में अब शर्मिंदगी और राहत का मिला जुला एहसास था। उनमें से एक ने सुबकते हुए कहा, साहब, हमें माफ़ कर देना, इस शैतान ने हमारे खून को पानी कर दिया था। मैंने उन्हें डांटा नहीं। मुझे मालूम था कि आदमखोर सिर्फ इंसान को नहीं, उसके हौसले को भी मार डालता है। मैंने उनसे कहा, जल्दी से बांस लाओ, इसे गांव ले जाना है। जैसे ही शिकार का रोमांच खत्म हुआ, उत्तर की बर्फीली हवा ने मेरे शरीर पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मेरा मलेरिया वापस आ गया था। मेरे अंग अंग में दर्द था और ठंड से मेरे दांत किटकिटा रहे थे। गांव के लोग उस रात पहली बार बिना दरवाज़ा बंद किए सोए। सूरज जब अगली सुबह होगा तो सनौली के खेतों में मातम नहीं बल्कि आज़ादी का जश्न था। पनार का वो शैतान अब एक कहानी बन चुका था। दोस्तों, ये थी पनार के उस आदमखोर की मुकम्मल दास्तान जिसे इतिहास ने भुला दिया था, पर कुमाऊं की घाटियां आज भी याद रखती हैं। जिम कॉर्बेट ने न केवल उस तेंदुए को मारा बल्कि उन लोगों को उनका खोया हुआ साहस वापस लौटाया। अगर आपको कुमाऊं के जंगलों का ये सफ़र पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये अनसुनी कहानी हर किसी तक पहुंचे। हमारी अगली कहानी इससे भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली होगी। चूका का आदमखोर। उस नई दहशत का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, जंगल की अपनी मर्यादा है और जब कोई उसे लांघता है तो इतिहास ऐसे ही लहू से लिखा जाता है। वंदे